क्या चाइना के लिए 2008 का जो लेमैन ब्रदर वाली सिचुएशन थी वो आ गई है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चाइना की इकोनॉमी में ऐसा क्या हो रहा है? चाचा जिनपिंग बहुत ज्यादा परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार मुकेश अंबानी ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया है जिसके बाद हड़कंप मच गया है इंडियन इकोनॉमी के बारे में और 40 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद के बारे में जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस दुनिया की राजनीति में ना ये सबसे बड़ा फेमस है 2008 का लेमैन ब्रदर वाला केस, और इस बैंक के डूबने के बाद जिस तरीके से अफरा तफरी मची थी ये कोई नहीं भूल सकता है। और जैसी मंदी दुनिया भर में आई तो आज से एक महीने पहले अक्टूबर 20 की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, बेंजामिन बेनेट की ये रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि चाइना का लेमैन ब्रदर वाला मोमेंट आने वाला है और ये करीब उतना ही टेंशन देगा जितना टेंशन 2008 में मिला था। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो आपको बता दें, चाइना की जैसे जैसे परतें खुल रही है ना, चाइना के लिए खुद ही मुसीबत बन रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट देखिए, चाइना ने हाल फिलहाल में जो डेटा निकालना शुरू किया है उस डेटा में 8 मिलियन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया गया है अधिकारियों के द्वारा। चाइना की बैंकों से पैसा लिया गया और पैसा लेने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। सिर्फ चाइना के घरेलू बैंकों की ही बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि विदेशों में भी वही हाल है। करीब 8.54 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 59 साल की है और इन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है अधिकारियों के द्वारा। क्यों ब्लैकलिस्ट किया गया है? क्योंकि इन्होंने पैसे लिए लेकिन इन्होंने समय पर पैसे नहीं लौटाए हैं और अब स्थिति ऐसी है कि ये पैसे लौटा भी नहीं सकते हैं। वैसे आपको बता दें, आपने सोचा होगा अगर अधिकारियों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो चाइना में क्या नियम है, तो आपको बता दें चाइना में एक बार अगर आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं तो हर तरह की पेमेंट सर्विस से आपको बाहर निकाल दिया जाता है। यानी किसी भी तरीके के पेमेंट वाले टूल, एप्लीकेशन, बैंक ये सब आपसे काम करना बंद कर देंगे, यही नियम है। इसके अलावे कहा जाता है कि ऐसे लोगों को प्लेन की टिकट खरीदना भी अलाउड नहीं होता है। ऐसे लोग मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि अली पे, वीचैट पे ये सब भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि दिक्कत ये है कि इस तरह के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये चाइना के लिए सबसे बड़ा मुसीबत लेकर आ रहा है। पर क्या चाइना अपने देश में इकोनॉमी को सुधारने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है? तो आपको बता दें बहुत सारे काम चाइना कर रहा है और मैंने पहले भी कहा है चाइना एक बहुत बड़ा देश है। तुरंत से अगर कोई ये सोचेगा कि श्रीलंका की तरह ये अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा, ऐसा नहीं होगा। चाइना इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है और ये प्रॉब्लम भी चाइना के लिए बड़ी है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने आखिरकार डिजिटल युआन चलाने के लिए अब अनुमति दे दी है। आपको बता दें चाइना के मार्केट में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक करीब 165 सालों से है। 165 सालों में इस बैंक ने चाइना की बहुत मदद की है और अगले क्रम में चाइना अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करना चाह रहा है। हमने आपको भारत के बारे में भी बताया था कि भारत भी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है और लॉन्च करने से पहले भारत भी कई तरह के परीक्षण कर रहा है। और वैसे ही चाइना का भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBTC और डिजिटल रेनमिनी, डिजिटल RMB को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा मदद कौन करेगा? तो सबसे ज्यादा मदद बताया जा रहा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक करेगा। एक बैंक को पकड़कर पहले ये लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिजिटल मनी काम करता है और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगे। क्या इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा है? तो आपको बता दें फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। चाइना और सऊदी के बीच में करेंसी स्वैप को लेकर कुछ डील हुए हैं जिसके तहत दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होगा वो व्यापार एक दूसरे की करेंसी पर होगा और इसे लेकर धीरे धीरे बढ़ावा भी दे रहा है युआन को चाइना। पर शायद ये जो बढ़ावा दे
रहा है, इस बढ़ावा को देने में अभी काफी वक्त लगेगा। इसके अलावा एक और चीज देख सकते हैं, चाइना का युआन अब फंडिंग करेंसी बन गया है चाइना के लो इंटरेस्ट रेट पर। यानी दुनिया भर के देश जो चाइना से कर्जा मांग रहे हैं, उनको चाइना ये कह रहा है कि अगर कर्जा चाहिए तो हमारे करेंसी में लो, और अगर हमारे करेंसी में लोगे तो फिर हम कर्जा देंगे, बहुत ही कम रेट पर देंगे। अब इससे क्या हो रहा है कि चाइना अपनी करेंसी की वैल्यू भी लगातार बढ़ा रहा है। चाइना कहीं ना कहीं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि चाइना ने इतना सारा लोन दुनिया भर में बांट रखा है कि वहां से सारी चीजें वापस नहीं आ रही है, अपने देश से भी वापस नहीं आ रही है। इन सब के बीच में मुकेश अंबानी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, और मुकेश अंबानी के इस ऐलान के बाद दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि भारत की नीतियां कैसे सफल हो रही हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा है कि इस दशक के अंत तक जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार को देखते हुए भारत ऊर्जा की जरूरत दुगनी होनी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था साल 2047 तक बढ़कर 40 ट्रिलियन डॉलर पार पहुंच सकती है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 3.5 ट्रिलियन डॉलर का है। मुकेश अंबानी ने कहा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है और इस दशक के अंत तक जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए भारत में ऊर्जा की मांग दोगुनी हो जानी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के हिसाब से मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ को मदद देने के लिए भारत में ऊर्जा की काफी जरूरत है। क्लीन और ग्रीन एनर्जी का उपयोग कर इंसान को प्रगति करना चाहिए, प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या भारत सचमुच उस जगह पर पहुंचेगा? तो आप स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। दुनिया की इकोनॉमी चाहे ऐसी भी चल रही हो, पर भारत की इकोनॉमी ट्रैक पे चल रही है। और वहीं एक बार फिर से भारत के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी लेवल अप होता हुआ दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर 13.3% से वृद्धि करता हुआ दिख रहा है। जिस देश में ना रियल एस्टेट सेक्टर में वृद्धि दिखती है, समझ लीजिए कि उस देश में प्रगति बहुत तेजी से होती है। लेकिन के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कितना कंट्रोल रख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंट्रोल रखना जरूरी होता है, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि चाइना वाला हाल हो जाए। चाइना को बर्बाद भी किया तो किसने किया? रियल एस्टेट सेक्टर ने ही किया है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।